तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। जल्दी से भाई क्लास के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे और स्क्रीन पर सभी लोगों को दिख रहा होगा आज जो है हमारा मॉक नंबर 2 रहने वाला है फॉर द एसएससी सीजीएल टीयर 2। जल्दी से बताएंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी के साथ, एक बार कंफर्म करेंगे। तो हेलो एवरीवन, बिल्कुल वॉइस मेरी क्लियर है। चलिए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकृति, सुभाष, जोया राजपूत, अनन्या, वेरी गुड इवनिंग सभी को। पारुल गुप्ता, यस 8:30 से क्लास होगी, मैसेज मेरा आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, क्लास को करेंगे हम लोग शुरू। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 से पहले पहले हम लोगों को 10 मॉक करने हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और इन 10 मॉक में हम लोग डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। सर जी, लव फ्रॉम कश्मीर, अबू तुराब, बिल्कुल भाई, लव यू। पूनम, पंकज, सिमरन, नितेश, सुमन, रोनी, अशोक, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी जिसके साथ कनेक्ट करना चाहता है कनेक्ट हो जाइए, बस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। इन 30 क्वेश्चन के साथ जुड़े रहेंगे, जो उसके साथ एक्सप्लेनेशन होगा इसके साथ प्लीज बने रहिएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए भाई, तो आज हमारी रहने वाली क्लास नंबर 2, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं चीजें आपको बता दूं, हम लोगों ने पहला मॉक जो है वो कर लिया है, ठीक है ना। मॉक नंबर ये 2 रहने वाला है, ठीक है। अब जो आगे का जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे और संडे, ठीक है, वेडनेसडे को आपका मॉक रहेगा और संडे को मॉक रहेगा, और टाइम रहेगा आपका 8:30 PM, याद रखिएगा, ठीक है। आज है हमारा बुधवार और अगला जो मॉक होने वाला है संडे को, तो प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे जो अगले मॉक होंगे हर एक वेडनेसडे, हर एक संडे को, और हमारा 15 जैन को जो है वो लास्ट मॉक होगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। सर, कानपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है क्या? नहीं चलती है भाई। चंडीगढ़ से सभी को नमस्कार। इंक्रीज स्ट्रीम क्वालिटी प्लीज। स्ट्रीम क्वालिटी हमारी साइड से तो ओके है, ठीक है, आप अपनी क्वालिटी को चेक करिएगा, ठीक है। यूट्यूब से आप जो भी क्वालिटीज आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी शूट करती है आप उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, शुरू किया जाए। हम लोगों ने मॉक नंबर 1 जो है कंप्लीट किया था, और हर एक मॉक में कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 30 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलिए भाई। सर, मुझे भूले तो नहीं होना? अरे भाई नहीं, किसी को नहीं भूले हैं भाई। अगर हम आप लोगों को भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी, हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री की क्लास कल भी नहीं थी और आज भी नहीं थी, लेकिन 19 तारीख से, ठीक है, जैसा भी सर का मैसेज आया था, 19 तारीख से आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, आई थिंक, ठीक है। वो क्योंकि सर एक्चुअली अपने होम विलेज में गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं, कुछ काम था उनको, ठीक है ना। नहीं, परसों लगेगी केमिस्ट्री क्लास। अच्छा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। जैसा कि टीम से मैसेज आया था, ठीक है, 19 दिसंबर से आपकी क्लासेस जो, हो सकता है आपका एक मैसेज भी पड़ा हो टेलीग्राम में, जो भी परमार जी के 3.0 में एनरोल्ड हैं। सर, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है भाई? आरकेजी एस्पिरेंट, बताओ भाई, अपनी प्रॉब्लम बता दो, फिर ही शुरू किया जाए। अच्छा, परमार सर की फोटो दिखाओ, देखने को मिलेगी परमार सर की फोटो इन 2025, ठीक है, सब्र करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग व्यू ऑप्शंस shows how your document will appear as a web page in MS Word। MS Word जब आप ओपन करते हो तो जो व्यू ऑप्शन होता है, ठीक है ना, कि आपका जो पर्टिकुलर पेज जो है वो किस तरीके का दिखना चाहिए, तो वो किस, जो तमाम सारे ऑप्शन होते हैं व्यू में, तो कह रहा है कि उसमें से वेब पेज से कौन सा ऑप्शन शो होगा। जल्दी से बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सभी का जवाब आया है वेब लेआउट, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वेब लेआउट होगा। अब जरा मैं आपको कुछ चीजें क्रिएट कर दूं, यहीं से आपको पता चलेगा कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना,
बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट व्यू आपका कौन सा मिलता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्रिंट लेआउट मिलता है, कौन सा मिलता है, प्रिंट लेआउट मिलता है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, कह रहा है कि किस व्यू में, किस व्यू ऑप्शन में, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो आपका बुलेट फॉर्म में मिलता है, टेक्स्ट जो है वो बुलेट फॉर्म में शो होता है, ठीक है ना। जो टेक्स्ट जब बुलेट फॉर्म में शो होगा तो उस ऑप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस ऑप्शन को हम लोग कहेंगे आउटलाइन व्यू। कौन सा कहेंगे, आउटलाइन व्यू। तो यहां से ये 3 क्वेश्चन जो क्लियर हो गए। अच्छा, जो व्यू ऑप्शन मिलते हैं, जो व्यू ऑप्शन मिलते हैं वो किस टैब में मिलते हैं, तो भाई व्यू टैब में मिलते हैं। एक MS वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो, ठीक है, सभी में एक व्यू टैब, व्यू नाम की एक टैब होती है, उस टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसा कि मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, जो कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी क्या कहलाती है, इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। जहां पर तमाम सारे जो फीचर्स, मेन्यूज जो आपको दिए रहते हैं टैब्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप व्यू टैब पर जाओगे, जैसे ही व्यू टैब पर जाओगे, ये देखो हमारी व्यू टैब जो है इस समय एक्टिव है। तो व्यू टैब में एक पहला ऑप्शन मिलता है व्यूज नाम का, ठीक है। इसमें आपको पहला मिल जाता है रीड मोड, दूसरा मिलता है प्रिंट लेआउट, तीसरा मिलता है आपको वेब लेआउट, चौथा ये, पांचवा ड्राफ्ट, ठीक है। तो टोटल व्यूज आपको कितने मिल गए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो टोटल व्यूज कितने होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको देखो ये ग्रे कलर से सेट हो रखा है, यानी कि ये वाला जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए, आउटलाइन जो है वो बुलेट फॉर्म में आपको टेक्स्ट को शो कराता है, याद रखिएगा ये सारी चीजों को। क्लियर है, चलने बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है लैंडस्केप इज अ वैलिड पेज मार्जिन ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड की जब हम बात करते हैं तो कह रहा है पेज मार्जिन, क्या लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था क्लास के दौरान, जो लैंडस्केप एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना, और एक पोर्ट्रेट मिलता है, ये पेज मार्जिन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दोनों मिलते हैं हमें पेज ओरिएंटेशन में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, पेज ओरिएंटेशन में मिलते हैं, पहली बात, ठीक है ना। तो लैंडस्केप इज अ वैलिड पेज मार्जिन, तो भाई पेज मार्जिन तो नहीं है। पोर्ट्रेट इज अ वैलिड पेज मार्जिन ऑप्शन इन MS वर्ड, ये भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही जो है हमारे क्या है, विच स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो कह रहा है 1 and 2 बोथ आर ट्रू, बोथ आर इनकरेक्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, दोनों ही क्या है, गलत हैं। अच्छा, जब हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की जब बात करते हैं, तो पेज जो है हमारा, जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं, देखिएगा जरा, तो लैंडस्केप में हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो पेज की हाइट होती है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन ब्रिड्थ जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि कुछ पेज जो है वो इस तरीके का होता है, ये हमारा होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है, लैंडस्केप। वहीं अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें, सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है, पोर्ट्रेट में पेज की हाइट जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन ब्रिड्थ जो है उसकी कम होती है। तो इस तरीके से जब टेक्स्ट लिखा होता है, ये हमारा होता है पोर्ट्रेट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो होता है पोर्ट्रेट लगा होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये किस टैब में मिलेगा आपको, अगर आपसे टैब पूछ ले तो ये पेज लेआउट, ठीक है, MS वर्ड में एक पेज लेआउट टैब होती है, या फिर सिर्फ लेआउट, तो उसी में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पेज ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन 2 तरीके का, एक तो लैंडस्केप, दूसरा पोर्ट्रेट। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा, जब हम मार्जिन की बात करते हैं, तो जैसे ही आप देखिए पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, इस समय ये लेआउट टैब जो है वो एक्टिव है। लेआउट में देखिए ऑप्शन है ओरिएंटेशन, जहां पर आपको दोनों चीजें मिलेंगी। मार्जिन की जब हम बात करें तो मार्जिन में आपको नैरो मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मॉडरेट मिलता है, वाइड मिलता है, ठीक है, मिरर्ड मिलता है, और ऑफिस 2013 डिफॉल्ट या फिर कस्टम मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये मार्जिन के कुल ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है कि जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसका आप कलर बदल पाओ। कह रहा है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर से, बिल्कुल नहीं। फॉन्ट कलर से, बिल्कुल सही बात है। आप जब ऑप्शन यूज करोगे फॉन्ट कलर का, तभी ये ऑप्शन आपका टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा उसका कलर बदलेगा। शेडिंग से भी नहीं और स्टाइल से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा इसका सही जवाब। चलिए भाई जरा देख लेते हैं। जब भी हमने लिखा, हमने ये चीज लिख रखी है, कह रहा है वेलकम टू परमार एकेडमी, तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने जब हाईलाइट कलर को इस्तेमाल किया तो यानी कि वो जो है लिखे हुए टेक्स्ट को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। बात आ गई समझ में। फॉन्ट कलर जब हम चूज करेंगे तभी ये लिखे हुए फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज होगा। जब हम शेडिंग ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारा जो बैकएंड में यानी कि जो पूरी की पूरी लाइन होती है, इस पूरे को क्या करता है, शेड कर देता है, पर जिस भी कलर से आप चाहोगे। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो ये टेक्स्ट इफेक्ट या फिर टाइपोग्राफी नामी ऑप्शन होता है, जहां से इसको आप बदल सकते हो। सर ये 10 मॉक टेस्ट से पास हो जाएंगे। देखिए कुलाल सिलाल, आपको एक प्रयास कराया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर चीजों को एक रिवीजन देने की बात हो रही है, ठीक है। अब आप सिर्फ कहो, अब मैं ये कह दूं सर इन्हीं से ही हो जाएगा, ये भी कहना गलत होगा, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक क्वेश्चन जो है आपको यहां से मिलेंगे और बहुत चीजें जो हैं वो आप पढ़े होगे तो वो रिवाइज होती चलेंगी। दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। बात आई समझ में। जो भी लोग पीसी बैच से बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक बने रहेंगे तो उन्होंने पूरा एकदम जमखम जोर लगा के रखा होगा अपने सीजीएल एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से चीजें उन्होंने कर रखी होंगी, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा शेडिंग ऑप्शन देखो आपको यहाँ पे मिल जाता है किसमें, पैराग्राफ ऑप्शन में। ये जो है ऑप्शन, ठीक है ना। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी आपको ईएफ वाले ऑप्शन पे मिल जाती है। क्लियर है। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, कह रहा है इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 11 विच द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड द हिडन आइटम्स और ऑप्शन। ये मैंने क्वेश्चन करवाया रखा भी पहले भी, ठीक है। पूछने की काफी संभावना है। अगर आप विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर यूज करते हो तो उसमें अगर आपको कोई भी फाइल हाइड करनी होती है तो उसको आप किस टैब के थ्रू आप कर पाओगे, ये आपको जवाब देना है, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। 4 का आंसर क्या होगा, एक्सप्रेस डाइवर्सिटी, कह रहा है व्यू टैब पे होगा, बिल्कुल ठीक है। 4 का आंसर क्या होगा, व्यू टैब। यानी कि व्यू टैब पर जब आप जाओगे तो आप वहां से प्रॉपर तरीके से उसके ऑप्शन को देख पाओगे। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है कि देखिए ये व्यू टैब है, ठीक है। इस व्यू टैब पर आप शो और हिडन आइटम्स को आप शो भी कर सकते हो या फिर हाइड भी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो सारी चीजें। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको कौन कौन से पेन नजर आते हैं। एक तो नेविगेशन पेन होता है, प्रीव्यू पेन होता है और डिटेल्स पेन होता है। याद रखिएगा नेविगेशन पेन जो होता है विंडोज एक्सप्लोरर की जो विंडो होती है उसमें ये लेफ्ट साइड में आपको ये सारे जो ऑप्शन मिलते हैं ये नेविगेशन पेन में ही आपको नजर आते हैं। तो यही जो है वो आपको क्या है, नेविगेशन पेन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल 2007। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड फॉर्मूला नहीं है, नॉट अ वैलिड फॉर्मूला, ठीक है। जब भी नॉट अ वैलिड फॉर्मूला की बात होती है तो देखिए जब एक्सेल में आप बात करते हो तो सम भी मिल जाता है आपको, ठीक है। सम प्रोडक्ट भी मिल जाता है, सम इफ भी मिल जाता है, लेकिन सम ऐड नाम का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो एक्सेल में मिलता हो, ठीक है। तो 5 का होगा 4 नंबर, यानी कि देखो सम और ऐड ये ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। सम की बात करें सिंपली ये क्या करेगा, चीजों को जो भी आपके सेल्स को आपने जितनी भी सेल्स को सेलेक्ट कर रखा उन सभी सेल्स में जो भी डिजिट्स होंगे उन सभी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। सम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दिए हुए रेंज में, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको करके उसका सम कर देगा। सम इफ यानी कि दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग सम फॉर्मूला अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं लेकिन सम ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आप एक्सेल में अगर सम टाइप करोगे तो सम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर ऐसे नजर आएंगे। देखो सम है, सम इफ है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एसक्यू है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको नजर आए, लेकिन सम ऐड नाम का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जवाब जरा कमेंट में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको कमेंट में देना है।
कह रहा सम प्रोडक्ट नाम का फॉर्मूला लगा है C4 से लेकर C7 और D4 से लेकर D7। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और इसका आंसर आपसे हमें कमेंट में चाहिए, ठीक है। मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। करेक्ट की बात हो रही है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पे जरा ध्यान दिया करिए। कह रहा कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है, आप दूसरा करके चले आते हो। पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा। कह रहा इन एमएस वर्ड टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड एट द सेम टाइम। क्या एक ही समय पर इटैलिक और बोल्ड दोनों हो सकते हैं क्या? दूसरा पढ़ेंगे इन एमएस वर्ड द फॉन्ट साइज इन अ टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8। कह रहा है कि इन एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज जो है वो 8 से छोटा नहीं हो सकता। छह का आंसर दीजिए सभी लोग, 6 का आंसर बताएंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो भाई दोनों ही क्या है, गलत हैं। दोनों ही क्या है, गलत है। कैसे गलत है? कह रहे हैं इन एमएस वर्ड टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड। बिल्कुल हो सकते हैं भाई, टेक्स्ट को हम बोल्ड भी लिख सकते हैं और उसी टेक्स्ट को हम इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो है वो साथ साथ हो सकते हैं, तो ये तो सही है। सॉरी, ये में कैन नॉट लिखा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है इन एमएस वर्ड द फॉन्ट साइज इन अ टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8। ये भी आपका गलत है। फॉन्ट साइज मिनिमम मैंने कितना बनाया था? मिनिमम फॉन्ट साइज मैंने कितना बताया था? जो मिनिमम जो बताया था वो मैंने कितना बनाया था? 1 बताया था। लेकिन जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ठीक है, जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें 8 से लेकर कहां तक चलता है? 72 तक चलता है, ठीक है। 8 से लेकर 72 तक चलेगा। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मैक्सिमम फॉन्ट साइज मैंने कितना बताया था? मैक्सिमम फॉन्ट साइज मैंने कितना बताया था? तो ये दोनों ही है वो गलत हो गए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ना ही एक ना ही दूसरा। 6 का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 1638 बिल्कुल अनुष्का सिंह ने सही जवाब दिया। मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होता है वो एमएस वर्ड में कितना होता है? 1638 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1638 सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कह रहा है इन एमएस वर्ड 2016 एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल केस अगर लगाना हो तो उसका आंसर, उसका जो परिणाम, उसका आउटपुट है वो क्या होगा? बिल्कुल 8 से छोटा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर पूछे कि व्हाट इज द फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट तो वो 8 से लेकर 72 तक ही होता है। लेकिन वास्तव में हम फॉन्ट साइज को 1 से लेकर 1638 तक घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन शब्द पर आते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन टॉगल केस। देखिए जब हम केस की बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं, जब हम केस की बात करते हैं तो केस में आपको मिलते हैं ये 5 ऑप्शन: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है ना। सेंटेंस केस में क्या होता है? पर्टिकुलर सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो आपको कैपिटल मिलेगा। लोअर केस में क्या होगा? ऑल आर स्मॉल, ठीक है ना, सभी स्मॉल लेटर्स में आपको मिलेगा। अपर केस में क्या होगा? सभी आपको कैपिटल में मिल जाएगा, ठीक है, ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर एक सेंटेंस, हर एक जो भी सेंटेंस में जो वर्ड होगा, पर्टिकुलर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। टॉगल केस के साथ ठीक उल्टा होता है कि जो पहला लेटर होगा वो आपका स्मॉल यानी कि लोअर केस में होगा, बचे हुए सारे वर्ड के जो लेटर होंगे, अल्फाबेट होंगे, वो अपर केस में होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? ठीक है ना, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, इन तीनों में स्विच करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है आपका? इसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। ध्यान रखिएगा, शिफ्ट प्लस F3 जब भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा, लोअर केस में चेंज हो जाएगा, अपर केस में, इन्हीं तीनों में चेंज होता है। बाकी अगर आपको चेंज करना है तो इन ऑप्शंस पे आके आप आसानी से चेंज कर पाओगे। आते हैं आप वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। देखिए जरा, अब कह रहा था कि एग्जामिनेशन वर्ड को लिखना था, तो एग्जामिनेशन का ई क्या है? छोटा हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, रेड से नहीं लिखेंगे, लिख जाता है धोखे में, ठीक है, मैनेज करना। बात समझ गए हो?
देखो जरा इसको, जरा मैंने इसको भी मैंने बताया था एक बार, चीजें रिवाइज होने। बी फॉर बोल्ड होता है ये, और ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, और इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी होता है। आई फॉर यानी कि इटैलिक होता है, इटैलिक होता है, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई होता है। ये आपका अंडरलाइन होगा। ये सारे के सारे बी आई यू, ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, इफेक्ट नहीं है ना। ये देखो आपका क्या है, सब स्क्रिप्ट है, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। अब जल्दी से शॉर्टकट बता दो भाई, कमेंट में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट बताएंगे और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट बताएंगे जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। कह रहा है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS, ठीक है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, IMPS। इस एक के साथ 3 में कैसे चेंज होगा सर, अच्छा ये पूछ रहे हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूं, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूं। वर्ड कहाँ खुला है, ये है खुला है हमारा एक्सेल, और ये खुल गया हमारा विनवर्ड। जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा यहां पर वेलकम टू परमार अकेडमी। मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं शिफ्ट प्लस का F3 दबाऊंगा तो देखिए पहले ये अपर केस हुआ, ये लोअर केस हो गया, और ये सेंटेंस केस हो गया। इन्हीं तीनों में स्विच करेगा। बाकी जो 2 बचे थे, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इनमें ये शॉर्टकट से चेंज नहीं होगा। शॉर्टकट से सिर्फ 3 ही चेंज करेगा, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। बात समझ गए, हाँ जी। चलो भाई आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे सभी लोग। कह रहा है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। जब भी हम IMPS के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि ई बैंकिंग वाला जो सेक्शन है वो आपके में पूछा गया है, ठीक है ना। कमेंट में आपको UPI का फुल फॉर्म बताना है, RTGS का फुल फॉर्म बताना है, NEFT का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है ना। मैंने सारे कराए हैं, जल्दी से बताओ, UPI, RTGS और NEFT। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। जब भी आप ऑफिस 2010 यूज करते हो, अब क्लिपबोर्ड आपने खोला, देखो मैं आपको पहले दिखा दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। आप किस पे गए, क्लिपबोर्ड ऑप्शन पे गए, बिल्कुल गए। अब देखो जैसे ही यहां पर आए ऑप्शन पे, आपने जैसे ही क्लिक किया, इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन पर जैसे ही आपने क्लिक किया, देखो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस ई प्रेस्ड ट्वाइस, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, है ना। तो अब आप जल्दी से बताएंगे। देखो कह रहा है कि शो स्टेटस एड्रेस बार यही नहीं है, ठीक है ना। बाकी प्रेस्ड ट्वाइस, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, तीनों ही, लेकिन पहला वाला आपका उस ऑप्शन में नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत इंटरफेस मनी, इंडिया पेमेंट सर्विस, UPI का फुल फॉर्म बताओ भाई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। इंग्लिश बेस्ट टीचर कौन है, इंग्लिश बेस्ट टीचर कौन है, अच्छा अरे भाई यहाँ इसको पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश बेस्ट टीचर बाद में ढूंढते रहना, है ना। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर समझ में आया होगा कि कह रहा है कि बस इसको आपको देखना है, कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो जैसा स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होगे, मैंने आपको लगा कर भी रख दिया था कि जैसे ही आप होम टैब सेलेक्ट करोगे तो होम टैब में क्लिप बोर्ड आता है, क्लिप बोर्ड में आपको ये फुल फॉर्म मिल जाते हैं। सॉरी, जैसे ही ऑप्शन वाले पर क्लिक करोगे आप, ठीक है, इस पर, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको नजर आएंगे। बात आ रही समझ में, है ना, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ लिया, कह रहा है कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, कट मिलता है, कॉपी मिलता है और पेस्ट मिलता है, और ये फॉर्मेट पेंटर भी होता है। क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। इन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स कमांड विल स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये देखो मैंने जब MS ऑफिस आपको पढ़ाया था तो बताया था, जब भी जो भी हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल वर्ड के लिए, पावर पॉइंट के लिए मैंने तीनों के लिए बताई थी, और एक्सेल के लिए। जब भी हम इसको ओपन करना चाहेंगे तो वर्ड के लिए हम टाइप करेंगे विन वर्ड, यानी कि विंडो के साथ R प्लस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और रन डायलॉग बॉक्स खुलते ही हम इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड, तो हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट के लिए होती है पावर PNT, इसमें .exe और लगा ले, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव फाइल नेम है एक्सटेंशन के साथ, लेकिन जब आप रन कमांड खोलोगे तो उसमें सिर्फ विनवर्ड, पावर PNT और एक्सेल के लिए सिर्फ एक्सेल ही टाइप करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी कमांड हो गई हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, winword.exe, ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों ने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। कह रहा है सॉफ्टवेयर दैट सर्चेस वेबसाइट्स ऑन www फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जब भी आप वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करते हो तो किस माध्यम के थ्रू आपको सारी लिस्ट ऑफ रिजल्ट मिलता है जो भी आप सर्च करना चाहते हो, तो उसको क्या बोला जाता है। कह रहा सीक इंजन बेस्ड, एक्सप्लोर इंजन, हट इंजन या फिर सर्च इंजन। क्या होगा आंसर। देखो अभी शॉर्ट्स, या तो तुम ऐसे कमेंट करना बंद कर दो या फिर इस क्लास को सीरियसली पढ़ो। सर GD के लिए कुछ करिए, ठीक है, आपकी बात को मैंने समझ लिया, ठीक है, लेकिन जो अभी कराया जा रहा है भाई उसको कर लो, समझ रहे हो। जल्दी से बताएंगे सभी, बिल्कुल सभी का D ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर उसको क्या बोलते हैं, हम सर्च इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। सर्च इंजन के थ्रू ही हम किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्च हमें कहाँ से लेके देता है, इसी सर्च इंजन का यूज होता है। अब जैसे बहुत ही फेमस सर्च इंजन कौन सा है हमारा, गूगल, ठीक है ना। एक दो को बहुत कंफ्यूजन होती, गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन है, गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन है। वहीं क्रोम जो है, ठीक है, वहीं गूगल क्रोम जो है वो हमारा वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। आई बात समझ में। गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन है और बाकी ये क्या है, वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से देखो हमारा बिंज हो गया, ठीक है, याहू हो गया, आपका ask.com हो गया, आपका ब्रेव हो गया, ठीक है, आपका डक डक गो हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सर्च इंजन हैं, यानी कि सर्च इंजन, ठीक है ना। आई बात समझ में। क्रोम, सफारी, ब्रेव, सॉरी ये जो ब्रेव जो है वो आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। ब्रेव क्या है, ये वेब ब्राउजर है। बात आगे समझ में, ठीक है ना। ब्रेव जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। बाकी बिंज हो गया, याहू, ask.com, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। गूगल हो गया, बिंज हो गया, ये क्या है, सर्च इंजन है, याद रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, कमेंट करेंगे जल्दी से, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर बताओ कौन सा होता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन MS Excel 365 which of the following appears across the top of the screen and below the title bar। टॉप ऑफ द स्क्रीन यानी कि टाइटल बार सबसे ऊपर, टाइटल बार के नीचे सारे के सारे कमांड, फॉर्मूला, फीचर जो है वो इनबिल्ड होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो एक्सेल के लिए भी वैलिड है, MS वर्ड के लिए भी वैलिड है और पावर पॉइंट के लिए भी वैलिड है। तो जब हम एक्सेल 365 की बात करते हैं या कोई भी वर्जन हो, ये क्वेश्चन नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो इन सारे फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिबन। उसको क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। अच्छा,
टू हाइड और शो रिवन। जल्दी से शॉर्टकट बताओ, जल्दी से शॉर्टकट बताओ भाई, तभी कब आगे बढ़ेंगे। टू हाइड शो और रिवन, या तो रिवन को हाइड करना हो या हाइड कर चुके हो शो करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा? जल्दी से बताओ, मैंने बताया हुआ है इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा। शेखर मोंडल रिवन, बिल्कुल ये आंसर तो हो गया। अब आपको ये जवाब देना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंट्रोल प्लस एन की, ये किसने बताया भाई? कंट्रोल के साथ एन की, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। रिवन को शो या हाइड करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हो, कितना रिवाइज करते हो। जल्दी बताओ इसका शॉर्टकट क्या होगा। कंट्रोल प्लस एन। शिवांगी क्या बता रही हो भाई? कंट्रोल प्लस एन बता रहे हो, कंट्रोल प्लस क्यू बता रहे हो, इसका मतलब पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ठीक है? इसका मतलब पढ़ते नहीं हो। बहुत गलत बात है भाई। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फिर क्या करोगे? जल्दी से बताओ, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे फिर? बस दांत फाड़ के आ जाओगे, सर हमसे हुआ ही नहीं। निमिषा जॉन, कंट्रोल प्लस F1, इतनी देर में जवाब आया है, इतना देर लगेगी जवाब देने में? बताओ इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस F1 होता है। कितनी बार बताया था? शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस F1 होता है। अब एक ने कमेंट कर दिया, आप सब कहेंगे फॉर हाइडिंग द रिवन। निमिषा, प्रियम, सबसे पहले जवाब किसने दिया? जतिन, नहीं निमिषा नहीं दिया है, ठीक है? निमिषा ने सबसे पहले जवाब दिया भाई, तालियां बजा दो इनके लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 बता रहे हैं, देखो भाई, ठीक है? बट रिवन को हाइड या शो करना तो कंट्रोल प्लस F1। जल्दी से आएंगे, देखो भाई ये आपको जो पूरी दिख रही है क्या है, इसी को रिवन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। कह रहा है मेमोरी समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू सीपीयू एट द रैपिड रेट। इस टाइप की मेमोरी को क्या बोला जाता है? बताओ भाई सभी को। मेमोरी समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज, जब देखो ये जो बैकअप मेमोरी है ये नहीं होगा, ऑक्सिलरी नहीं होगा, मेन नहीं होगा, आपका क्या होगा? कैशे मेमोरी होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कैशे मेमोरी जो है वो आपकी सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को प्रोग्राम्स में जो करंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको तेजी से प्रोसेस करने में मदद करती है। दैट वन इज कैशे, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, ठीक है? ऑक्सिलरी मेमोरी वही जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है ना? क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? मेमोरी आप जानते हो, समझ गए? रैम और रोम, ठीक है? बिल्कुल, कैसे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 14 का आंसर देंगे भाई, रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड्स एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। वायरस से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जितना भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है कि जो भी आप, देखो मैंने इसमें कीवर्ड ऑब्टेन योर लॉगिन नेम पासवर्ड, जो भी आप टाइप करते हो तो उस सभी को रिकॉर्ड करें, उस सभी को रिपोर्ट कर ले, तो वो क्या है? जल्दी से बताओ, वो सभी क्या होगा? उसको बोलते हैं की लॉगर। ऑप्शन नंबर 6, उस ऐसे वायरस को क्या बोला जाता है? की लॉगर बोला जाता है। यानी कि सपोज दैट जब भी कोई आप अकाउंट लॉगिन कर रहे हो तो उसमें यूजर नेम क्या डाला आपने, पासवर्ड क्या डाला, ठीक है, और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उन सभी को चुरा लेता है। यानी कि वो रिकॉर्ड करता रहता है कि आप कौन सी की दबाते रहे, कौन सी की प्रेस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं की लॉगर्स बोला जाता है, ठीक है ना? अब देखो बारी बारी से सारी चीजों को समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जब भी हम मालवेयर की बात करते हैं, तमाम वायरस, रूट किट, वाइपर मालवेयर, क्रिप्टो, रैंसमवेयर, ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर क्या होते हैं, एक बार सरसरी नजर से तेजी से देखेंगे। बिल्कुल सर, एक बार वॉर्म्स वाला भी समझा दी, सब समझाएंगे, ठीक है? एक बार देख लेते हो बारी बारी से। देखो जब भी हम वायरस की बात करते हैं तो एक ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है? वायरस भी एक तरीके का क्या है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो तैयार किया जाता है। वायरस भी आपके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, यानी कि उसमें मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वायरस भी तरह तरह के होते हैं, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस,
अब ये बूट सेक्टर वायरस, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए तो इसलिए जरा ध्यान से इत्मीनान से पढ़ लेना। इट इज ए टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ मेमोरी। जो भी हमारा, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे आपकी फ्लॉपी डिस्क हो, यानी कि किसी भी डिस्क का जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसी को ही इन्फेक्ट कर देता है। बात समझ रहे हो, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पाए। दैट वन इज बूट सेक्टर वायरस। डायरेक्शन एक्शन वायरस, जब भी कोई भी वायरस जो है वो when a virus attaches itself directly to .exe or .com file and enters the divide while its execution is called a direct action virus। यानी कि वो किसी भी फाइल के साथ अटैच कर दिया जाता है और जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हो या एग्जीक्यूट करते हो तो वो अपना काम करके चला जाता है। दैट वन इज डायरेक्ट एक्शन वायरस। रेजिडेंट वायरस, ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके बैठ जाता है बिल्कुल चुपचाप, और जब भी इसको कमांड दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, तुरंत उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो उसको रिलीज कर देता है। अ वायरस कैन इजीली इन्फेक्ट द अदर फाइल्स हिडन इन द मेमोरी। बात समझ गए हो? दैट वन इज रेजिडेंट वायरस। मल्टी पार्टी वायरस हो गया, ओवरराइड वायरस हो गया, कंप्लीटली रिमूव द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिप्लेस इट विद द मैलिशियस कोड। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कायदे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया, पॉलीमॉर्फिक वायरस हो गया, स्पेस फिलर हो गया, मैक्रो वायरस हो गया। तो ये सारे टाइप के वायरस हैं, आपको एक बार देख लेना है। वॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, वॉर्म क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। सेल्फ रेप्लिकेट कौन है? वॉर्म। एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये भी एक तरीके का क्या है, मालवेयर है, जो अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि रिप्रोड्यूस करता रहता है, 2 2 4 6 ऐसे ये बढ़ाता रहता है। कुछ एग्जांपल हैं माल वॉर्म्स के, आई लव यू हो गया, माइडूम हो गया, एसक्यूएल स्लैमर हो गया, स्टॉर्म, डाइक्यू, स्टक्सनेट फ्लेम, ये तमाम सारी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और आता है, वॉर्म्स ऑफन गो अननोटिस बाय यूजर यूजुअली डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट वर्क फाइल्स। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है आपका रैंसमवेयर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रैंसमवेयर एक तरीके का मैलिशियस प्रोग्राम है। जब भी ये आपके सिस्टम में जाता है तो ये आपके सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। और लॉक को ओपन करने के लिए ये क्या आपसे मांगता है, आपसे रैंसम यानी कि फिरौती मांगता है, आपसे पैसा मांगता है, तभी वो सिस्टम खुलेगा। रैंसमवेयर लॉक्स और इनक्रिप्ट्स फाइल्स और डिवाइसेस एंड फोर्सेस विक्टिम्स टू पे अ रैंसम इन एक्सचेंज फॉर री एंट्री। यानी कि अपने सिस्टम में अगर आप एंट्री चाहते हो तो वो क्या करेगा, आपको पैसे देने होंगे तभी उसको वो रिलीज करेगा। ठीक है, कुछ रैंसमवेयर के मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये भी आपको देख लेने हैं, पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार क्रिप्टो लॉकर जो है वो पूछा गया था, कह रहा था क्रिप्टो लॉकर जो है वो इनमें से क्या है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, आपको याद रखना है कि इनमें से रैंसमवेयर कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि ट्रोजन हॉर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। इट इज अ malware दैट डिस्गाइज, इस लाइन को याद रखना, डिस्गाइज इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम टू गेन एक्सेस टू अ यूजर्स डिवाइस एंड परफॉर्म मैलिशियस एक्शन। यानी कि ये इस तरीके से प्रोग्राम में एंट्री करेगा, यानी कि धोखा देने जैसा, आपको पता ही नहीं चलेगा और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील करेगा, स्पाई करता रहेगा आपको बिल्कुल जासूस की तरह, और सारी चीजों को इन्फेक्ट करके चला जाएगा। की लॉगर मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, रिकॉर्ड व्हाट अ पर्सन टाइप्स ऑन अ डिवाइस। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को याद रखिएगा। रूट किट देखिए, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। रूट किट अलाउज समवन टू मेंटेन कमांड एंड कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर विदाउट द कंप्यूटर यूजर नोइंग अबाउट इट। यानी कि इसको कोई दूसरा कंट्रोल करता है। जब आपके सिस्टम में इसको इनबिल्ड किया जाता है, यूजर यानी कि जो ओनर होता है उसको पता ही नहीं होता है, जो वो कमांड देगा उसी के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो ये परफॉर्म कराता है। स्पाईवेयर की बात करते हैं। स्पाईवेयर की बात करें, देखिए भाई स्पाईवेयर क्या है, इट वर्क्स बाय इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑन अ डिवाइस विदाउट समवन्स कंसेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एडिकेट नोटिस। यानी कि जो स्पाई वर्ड से ही क्लियर है कि बफरिंग हो रही है क्या, एक बार जरा कंफर्म करो, क्या बफरिंग हो रही है क्या? ऑल इज ओके ना? ठीक है, आगे देखो भाई, एक होता है फाइल लेस मालवेयर। दिस टाइप ऑफ साइबर अटैक ब्रॉडली डिस्क्राइब्स मालवेयर दैट डोंट रिलाई ऑन फाइल्स लाइक। ठीक है, यानी कि किसी भी फाइल के साथ ना भेज के, जैसे सपोज दैट
कोई मेल आती है आपको, उसके साथ में जो अटैचमेंट लगा होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे अभी देखो हमारा जो कोई भी मेल आती है अगर उसके साथ अटैचमेंट कोई लगा होता है तो उसके साथ भी समस्याएं बन सकती हैं। एडवेयर हो गया, यानी कि जो आपको एड दिखाते हैं, एडवेयर इज सॉफ्टवेयर डिस्प्लेस और डाउनलोड्स अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, जो आपको आपके जरूरत के बिना जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हो उनको क्लिक कर लेते हो, तो इसीलिए सोच समझकर किसी भी लिंक पर क्लिक या डाउनलोड किया करिए। ठीक है, आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब जल्दी से ये सारी चीजें आपने पढ़ ली तो इसका आंसर आप जवाब दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? Harmful programs used to disrupt computer operation, gather sensitive information or gain access to private computer system are commonly referred to as। अब ये सारी चीजें आपने पढ़ी तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ऑल ओके, जल्दी से बताएंगे सभी। Harmful programs used to disrupt computer operation, gather sensitive information or gain access to private computer systems are commonly referred to as। बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया। शेखर, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना आप लोग स्पाईवेयर या कंप्यूटर वायरस या फिर एडवेयर, उसको बोलते हैं हम लोग मालवेयर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे सभी। मैनेजर्स are sophisticated tool, managers use sophisticated tool to combat cyber hacking especially involving the internet, such tools include। जल्दी से बताएंगे सभी। वेब फिल्टर, सर्वेलांस सॉफ्टवेयर, प्रॉक्सी सर्वर, पैकेट स्निफर, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल 16 का आंसर अनन्या का सबसे पहले आया। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव हो गया, यानी कि जब भी हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हम ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब फिल्टर, सर्वेलांस सॉफ्टवेयर, प्रॉक्सी सर्वर, पैकेट स्निफर, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हम चारों चीजें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई होगा इसका सही जवाब। ठीक है, देखिए प्रॉक्सी से वेब फिल्टर्स की जब हम बात करेंगे, जैसे आपका फायरवॉल होता है, ठीक है, फायरवॉल जो है वो जो भी पैकेट इंफॉर्मेशन के थ्रू आ रहे हैं तो वो उनको फिल्टर करता है। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिससे मैंने आपको बताया था कि वो पहले से ही क्लियर कर लेता कि ये इसमें कोई मैलिशियस चीज तो नहीं है, वो पहले से ही फिल्टर करता है तब आपके सिस्टम तक आने देता है। सर्वेलांस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, चीजों को निगरानी करके रखता है। प्रॉक्सी सर्वर, ऐसे सर्वर होते हैं यूजर और क्लाइंट के बीच में, जितना आपको नीड है, जितना आप चाहते हो उसी से रिलेटेड यानी कि लिमिटेड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। दैट वन इज प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि चारों ही हो जाएंगे। प्रॉक्सी सर्वर की बात करें, refers to a server that acts as an intermediary between request made by client and a particular server for some services or request for some resources। यानी कि पर्टिकुलर सर्विसेज आपको ऐसा नहीं, जैसे सपोज दैट क्या होगा, ऐसे ही आप किसी भी सर्वर में एंट्री कर गए तो आप देखते हो तमाम एक पॉइंट से आप तमाम सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन देखते चले जाते हो, घुसते चले जाते हो, घुसते चले जाते हो। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर इसलिए बनाया गया है कि जो आपकी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है किसी भी क्लाइंट की, तो उसी से रिलेटेड उसी सर्विसेज दिखाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं सब कुछ दिखा दिया है उसने। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। जल्दी से बताओ भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? देखो भाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होता है बिट। क्या होता है? बिट होता है। अब देखिए भाई, जब हम 8 बिट मिलाते हैं तो बनता है 1 बाइट, ये भी याद रखने का। जब हम 4 बिट मिलाते हैं तो 1 निबल बनता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, जब हम 1024 बाइट मिलाते हैं, ठीक है, तो ये बनता है आपका केबी, 1 केबी, 1 किलोबाइट। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। ये क्या बता रहे हो?
4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट नहीं होता है, ठीक है ना। 4 बिट मिलके जो है वो एक निबल बनता है और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, बिट हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से क्या यूज किया जाता है, जल्दी से आंसर देंगे सभी, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछा गया है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी इसका आंसर क्या होगा। देखो, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, बीएलएसआई हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, सेकंड जनरेशन पूछ रहा है, सेकंड जनरेशन में इनमें से क्या यूज किया गया था। देखो भाई, जब भी हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर को यूज किया गया। किसको यूज किया गया, ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना, एज अ हार्डवेयर, एज अ हार्डवेयर यूज किया गया था ट्रांजिस्टर को। अच्छा, सेकंड जनरेशन में मेमोरी के तौर पर क्या यूज किया गया था, ठीक है ना, मेमोरी के तौर पर सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप बोलो या फिर कोर बोल लो, ठीक है ना। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसमें यूज किए गए थे भाई, फर्स्ट जनरेशन में, याद रखिएगा। आईसी जो है वो हमारी थर्ड जनरेशन में यूज हुई, आईसी किसमें यूज हुई, थर्ड जनरेशन में यूज हुई। वीएलएसआई हो गया या एलएसआई हो गया, ये आपका हमारा फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ, इसमें फोर्थ जनरेशन में, ठीक है ना। यूएलएसआई, अच्छा इसका फुल फॉर्म जरा कमेंट में कर दो जरा। यूएलएसआई बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया, ठीक है ना, पांचवी जनरेशन में इसको यूज किया गया। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम जो है वो भी आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया, इसमें फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया, ठीक। ये तमाम सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, समझ गए ना। चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जवाब देंगे सभी, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिस्गाइज्ड टू डू हार्म। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका क्या होगा। मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट स्टोरेज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, थर्ड जनरेशन में रैम एंड डिस्क मेमोरी हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दे दो भाई सभी लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट आर ऑफन डिस्गाइज्ड टू हार्म। देखो ईमेल के थ्रू, ठीक है ना, कोई भी वायरस अगर आप भेज सकते हो तो वो क्या होगा, वायरस ही होगा, क्या होगा, वायरस ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, स्पैम नहीं। स्पैम देखो जो होता है हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए नहीं होता है, स्पैम जो होता है वो आपका अनवांटेड मेल्स होते हैं जो आप नहीं भी चाहते वो फिर भी फर्जी में भरे पड़े रहते हैं, तो दैट वन इज स्पैम। जैसे आप कमेंट में एक ही कमेंट को 10 बार करके रह जाओ, क्या हमारे लिए यूज है क्या, नहीं, दैट वन इज स्पैम। बात समझ रहे हो, आपने एक बार कमेंट किया, मैंने उस चीज को पढ़ लिया, बस ठीक है, अब वही कमेंट आप 20 बार करके रह जाओ तो वो क्या हो जाता है, स्पैम, यानी कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी दूसरे क्लाइंट को, दैट वन इज स्पैम। अनसॉलिसिटेड या फिर अनवांटेड मेल्स जो होती हैं उनको स्पैम बोला जाता है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, 19 नंबर, है ना, यानी कि उसको वायरस बोलोगे आप। स्पैम की अगर हम बात करें तो अनवांटेड मेल्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट विद द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू फुल स्क्रीन, पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार फिर पूछा जा सकता है। फुल स्क्रीन करने के लिए वेब ब्राउजर में कौन सा शॉर्टकट आप प्रेस करोगे। जब भी आपको फुल स्क्रीन करनी हो तो फुल स्क्रीन के लिए आप जाओगे किस पर, F11 पर, किस पर जाओगे, F11 पर, फुल स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब यही F11 अगर एक्सेल में चले जाओ, ठीक है ना, तो किसके लिए यूज होता है, टू इंसर्ट चार्ट, ठीक है ना,
F3 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो F3 क्या होगा, ओपन, ये सर्च बॉक्स को ओपन करता है एंड सर्च इन करंट पेज। जो आपका वेब ब्राउजर में जो पेज खुला हुआ होता है, जैसे ही आप 3 प्लेस करोगे सर्च बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप टाइप करोगे, जो भी आपने टाइप किया अगर उस करंट पेज में होगा तो वो सर्च करके आपको दे देगा। वहीं अगर F5 की बात करें तो रीलोड अ पेज, ठीक है ना, पेज को रीलोड करने में यूज होता है। वहीं अगर हम F7 की बात करें तो इसको बोलते हैं कैरेट ब्राउजिंग। क्रिएटिव ब्राउजिंग का मतलब ये होता है आप टेक्स्ट कर्सर के थ्रू आप उसमें मूव कर पाओगे, ठीक है ना, जो भी आपका पेज है तो उसमें आप टेक्स्ट के थ्रू आप मूव कर पाओगे, यानी कि एक बार दूसरा बार, तो इसमें कर्सर के थ्रू मूव हो पाओगे। F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 सिंपली किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है, दुनिया जानती है। बिल्कुल। F7 का अगर हम उसमें चले जाएं तो स्पेल चेक होता है, सही जवाब दिया आपने, ठीक है। बिल्कुल। F5 रीलोड बोल लो या फिर रिफ्रेश बोल लो, ठीक है ना, रिफ्रेश अप पेज, जो भी आपका वेब पेज खुला हुआ होता है पर ब्राउजर पर, तो उसको रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए होता है। समझ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहा है इनमें से कौन सा कॉमन नेटवर्क पे यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर कर सकते हो। क्या कीबोर्ड को शेयर किया जा सकता है, क्या नहीं, स्पीकर को नहीं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं, प्रिंटर को आप क्या कर सकते हो, लैन के थ्रू आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, प्रिंटर को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F7 थेसोरस टूल होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है, जिसमें तमाम सारे कंप्यूटर जो है वो आप कनेक्ट किए रखे हो, ठीक है, कनेक्ट किए रखे हो, तो एक लैन केबल के थ्रू आप, ठीक है ना, ईथरनेट पोर्ट के थ्रू आप प्रिंटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स यूज टू स्टोर डिलीटेड मेल्स। डिलीटेड मेल्स को स्टोर करने के लिए हम ट्रेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रेस। स्पैम मैंने आपको बताया क्या होता है, अनवांटेड मेल्स होती हैं। इनबॉक्स में होता क्या है, मैसेज दैट यू रिसीव्ड, ठीक है, जो मैसेज आपने रिसीव, जो मेल आपकी रिसीव होती है वो इनबॉक्स में होती हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है, ठीक है, इनकम्प्लीटेड मेल होती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट में, यानी कि सपोज कोई मेल अगर आप लिख रहे होते हो, लिखते लिखते क्या हुआ, कोई दूसरा काम लग गया, उसमें आपने वहीं तक छोड़ दिया, तो आधा अधूरा मेल जो है वो किस में स्टोर हो जाता है, ड्राफ्ट में शो होता है, ठीक है। फिर बाद में उसको फिर से आप पूरा फिनिश करके, यानी कि अनफिनिश्ड जितनी भी मेल्स होती हैं वो ड्राफ्ट में ही होती हैं, यानी कि इनकम्प्लीटेड मेल। Question 23. Dash is a temporary storage area where files or folders are stored before being copied to a new location. कह रहा है कि जब भी आप किसी फाइल को कॉपी करते हो तो वो फाइल कॉपीड हुई फाइल वो कहां पर रहती है, जब तक आप कभी कहीं पर उसको स्टोर नहीं करते हो। जैसे ही आप किसी भी फाइल को कॉपी करते हो सबसे पहले कहां स्टोर होता है, वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है ना। जब तक सपोज मैंने इस वर्ड को कॉपी किया, संग्रहित, मैंने इसको क्या कर लिया, कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल+C कर लिया, कॉपी कर लिया, तो कॉपी होने के बाद ये कहां पर स्टोर होता है, ये क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते, अब जैसे मैंने एक बार संग्रहित कॉपी कर लिया, दूसरी बार में मैंने पेस्ट किए बिना इसको किया कॉपी कर लिया, तो ये संग्रहित जो है वो अब हट जाएगा। तो अब रिसेंट में उसके ऊपर क्या आ गया, किया कॉपी हुआ आ गया। तो जब भी आप पेस्ट करोगे अब संग्रहित पेस्ट ना होके क्या होगा, जो मैंने किया वर्ड कॉपी किया था यही जो है पेस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लिप बोर्ड हो जाएगा, क्लिप बोर्ड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जगदीप पूछ रहे हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट किसके लिए शॉर्टकट होता है, बताओ भाई कमेंट में, शिफ्ट प्लस इंसर्ट।
शिफ्ट प्लस इंसर्ट भाई पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी के लिए होता है, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी के लिए होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट कट के लिए होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर नोटपैड इन विंडोज। जब आप विंडोज एक्सप्लोरर यूज करते हो, विंडोज यूज करते हो, तो उसको आपको नोटपैड मिलता है, ठीक है। एक ये तो उसका एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो उसका एक्सटेंशन देखो .pdf तो नहीं होता है, .xls नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, टेक्स्ट .txt होता है, .txt ये आपका वर्ड फाइल है, ठीक है। ये आपकी एक्सेल फाइल हो गई, ये आपका पीडीएफ होगा। तो आपकी टेक्स्ट फाइल क्या हो गई, नोटपैड यानी कि .txt होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25, a small file put on your hard disk that contain information like user ID, why your web browser is called। सर्टिफिकेट नहीं, पर्सनल डेटा फाइल नहीं, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर नहीं, कुकी बोलते हैं उसको। आंसर क्या हो जाएगा, कुकी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगले मॉक में आपके कुकी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पिछले मॉक सीजीएल प्रीवियस पेपर की बात करें तो उसमें कुकी से क्वेश्चन, टाइप ऑफ कुकीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो हर एक मॉक में धीरे धीरे से सारे सेगमेंट को कवर करते हुए, जैसे आज हमने वायरस वाले को कवर कर लिया, तो ऐसे ही हर एक मॉक में ऐसे ऐसे छोटे छोटे टास्क को हम कंप्लीट करते जाए, ताकि हमारा एक क्वेश्चन तो है वो एटलीस्ट कवर अप हो जाए। बात समझ गए हो। कुकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब ब्राउजर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग। इसको थोड़ा अभी होल्ड करके रखते हैं। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपीइंग डेटा फ्रॉम डिवाइस टू वेब सर्वर। बिल्कुल सही, यानी कि अपलोडिंग मैंने बताया था ऊपर की ओर जाना, यानी कि हम नीचे हैं, हम ऊपर है हमारा सर्वर, तो मशीन से सर्वर तक जाना अपलोडिंग है। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू वेब सर्वर बाइल अपलोडिंग। बिल्कुल सही बात है, यूजर की डिवाइस से सर्वर पर जाना अपलोडिंग ही कहलाता है। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन, यानी कि वेब सर्वर से नीचे जब आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट देखो, मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू वेब सर्वर टू डाउनलोड। बिल्कुल नहीं, यही गलत हो गया। मेमोरी हमें तब जरूरत पड़ती है जब हम सर्वर से अपने मशीन में डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। हमें वेब सर्वर से जब हम अपनी मशीन में डेटा लेना चाहते हैं तब हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ना कि अपलोडिंग में। अपलोडिंग में हमें मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ गए। तो ये जो है हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 27, विच अमंग द फॉलोइंग आर बटन्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेल टूल। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो उम्मीद है क्योंकि इस बार 3 शिफ्टें होंगी भाई, इस बार 3 शिफ्ट होने वाली हैं, तो बहुत ही तसल्ली से जाइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होगा, एमएस वर्ड 2010 में। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन सी बटन्स बाय डिफॉल्ट मिलती हैं आपको। अंडो रिडो नेम नहीं मिलता है, अंडो रिडो कट नहीं मिलता है, पेस्ट रिडो कॉपी नहीं मिलता, सेव मिलता है, अंडो मिलता है, रिडो मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। सेव के लिए शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+S, अंडू बोले तो Ctrl+Z होता है, रिडो बोले तो Ctrl+Y होता है, ठीक है। सपोज दैट गलती से आपसे कोई भी वर्ड कट गया, आप उसको दोबारा लाना चाहते हो तो अंडू कर दो, ठीक है। उसी का अपोजिट होता है रिडो। कहां मिलता है जरा देखिएगा। जब भी हम एमएस वर्ड पे एक ये जो आइकन आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसी को क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। अब इस क्विक बार में देखो जिस पर टिक लगा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। बात समझ रहे हो, बाकी आप कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। ये आपका अंडू हो गया, ये रिडू हो गया, ये आपका सेव बटन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ये जो सेव बटन होती है वो किस शेप की होती है, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क टाइप होती है। फ्लॉपी डिस्क के सिंबल जैसा होता है आपका सेव बटन, ठीक है, याद रखिएगा। F4 रिवर्स सेक्शन होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड। जो लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच हुआ होता है उसको कंट्रोल करके रखता है।
होल्ड करके रखता है वो हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। 28 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज IR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखो पिछली बार पूछा गया है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, मेमोरी बफर रजिस्टर। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक सेगमेंट हम यहाँ भी कंप्लीट की ले रहे हैं, एक तो वायरस वाला कर लिया, दूसरा आपका रजिस्टर यहाँ भी किए ले। तो आज जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको इग्नोर ना करिएगा। रजिस्टर टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा। ठीक है, जब भी CPU कम्युनिकेट करता है, डेटा प्रोसेस करता है, तो रजिस्टर जो है वो एक मेन पार्ट होता है प्रोसेसिंग के दौरान। तो डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और ट्रांसफर करने का काम रजिस्टर ही करता है, जब भी कभी भी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग हो रही होती है CPU के अंदर। तब कुछ पॉइंट की बात करूं, रजिस्टर मेमोरी या टेम्परेरी स्टोरेज कैसा है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट है। ये कैसे मेमोरी से भी फास्ट है, याद रखिएगा, रजिस्टर्स जो है वो कैसे से भी फास्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लोकेटेड इन द CPU इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। 16, 32, 64 बिट साइज में इसको यूज किया जाता है। टेम्परेरी स्टोर डेटा एंड एड्रेस फॉर द मेमोरी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बार बार होती रहती है, तो ऐसा नहीं परमानेंट डेटा स्टोर करके रख दिया, नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज होता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो हमारा पहला होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ICIR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, स्टैक काउंटर रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर हो गया, मेमोरी डेटा रजिस्टर हो गया। ठीक है ना, इसमें देखो इंपॉर्टेंट काफी हैं जो आपसे खूब पूछे जाते हैं, CIR, MAR, PC, मेमोरी बफर, स्टैक और ये MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, खूब पूछ लिए जाते हैं। अब बारी बारी से एक को देख लेते हैं। कंट्रोल करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें यानी कि CIR, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, इसीलिए इसका नाम है करंट इंस्ट्रक्शन। अब जो मैंने अंडरलाइन किया बस उसी को ध्यान रखिएगा। होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट होने ही वाला होता है उसकी इंफॉर्मेशन को शेड्यूल करके रखना, उसकी इंफॉर्मेशन को शेड्यूल करके रखना क्या कहलाता है? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR कहलाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, ये किसका? मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, MAR। प्रोग्राम काउंटर की बात करें, these registers are utilized in keeping the record of program that is being executed or under execution। या तो एग्जीक्यूट हो चुका हो कोई भी प्रोग्राम या एग्जीक्यूट होने वाला हो, उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC। इंडेक्स रजिस्टर की बात करें, दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज एंड नंबर्स इंक्लूड इन द एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू इफेक्टिव एड्रेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स रजिस्टर। जब वैल्यू या फिर नंबर को इंक्लूड करते हुए उस एड्रेस को इन्फॉर्म करें। मेमोरी बफर रजिस्टर इंपॉर्टेंट है भाई। मेमोरी बफर रजिस्टर यूज टू स्टोर डेटा, कंटेंट और मेमोरी कमांड्स यूज टू राइट ऑन द डिस्क। ठीक है ना, दैट वन इज MBR। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर हो गया, is a set of location memory where data is stored and retrieved in a certain order. Accumulator register is most often utilized register that is used to store information taken from memory। जब मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तब रजिस्टर ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद हो गया स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, कंटेंस बिट दैट इंडिकेट द आउटकम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हुआ होगा उसका आउटकम कैसे इंडिकेट होगा, तो स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर हो गया। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी कि MDR is a register in a computer central processing unit that temporarily stores data being transferred between the CPU and memory। CPU और मेमोरी के बीच में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको डेटा को स्टोर करना किसका काम? मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी कि MDR का काम। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो इस सेगमेंट की PDF आपको मिल जाएगी, तो एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, तो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर पे। 29 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS Word 2010 डायलॉग बॉक्स। ठीक है ना, अब फॉन्ट इफेक्ट की बात कर रहा है, फॉन्ट स्टाइल की नहीं। ठीक है ना, तो देखो सुपर स्क्रिप्ट आपका इफेक्ट है, स्मॉल कैप भी इफेक्ट है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी इफेक्ट है, लेकिन बोल्ड जो है वो आपका फॉन्ट स्टाइल है। ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, इसलिए ऑप्शन नंबर D जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों आपके क्या हैं? इफेक्ट हैं। फॉन्ट
इफेक्ट। ठीक, देख लेते हैं जरा। जब हम फॉन्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो फॉन्ट में देखिएगा आपको ये इफेक्ट में से स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, कैप्स हिडन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस टू क्रिएट अ न्यू मेल। जब भी आपको नई मेल लिखनी होती है तो आप किस पे जाते हो, कंपोज पर जाते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई मेल लिखने के लिए आप क्या करते हो, कंपोज पे जाते हो। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कंपोज। जल्दी से बताओ भाई, सभी का स्कोर कितना रहा? स्कोर बताएंगे सभी। और आज का मॉक कैसा रहा? आपने काफी कुछ चीजों को सीखा होगा। फॉन्ट स्टाइल तो सर कैलिबरी नहीं, फॉन्ट स्टाइल नहीं, वो फॉन्ट नेम होता है। ठीक है, फॉन्ट नेम। अब देखो, जब बोल्ड से कैलिबरी को भी लिखा जा सकता है, टाइम्स रोमन को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, ये सब क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट नेम जो है वो अलग चीज है। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन, बिल्कुल सही है। स्कोर चेक नहीं किया, कोई बात नहीं। 25, 27 मैं तो अभी सीख रहा हूं, बिल्कुल सीख लो। 22 सुनील पासवान, देव सिंह, विपुल कुमार 25, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, चलिए। सर क्या परमार सर को देखा है? सर क्या आपने? नहीं, हमने भी नहीं देखा परमार सर को। ठीक है, बस फोन से ही बात होती है भाई। ठीक है, हाँ जी। सर आज का मॉक तो हार्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं था। ठीक है ना, लेकिन इससे भी चीजें कुछ टफ ही आने वाली हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल हलवे में मत लेना। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अगले मॉक में। यानी कि अब हमारा अगला जो मॉक होगा, यानी कि मॉक नंबर 3, जो मॉक नंबर 3 होगा वो कब होगा, संडे को होगा। ठीक है, फिर 4 कब होगा, वेडनेसडे को होगा। फिर कब होगा, संडे। ये मैंने आपको ड्रीम बता दिया। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। देखो, चीजें जो है वो आप रिवाइज करते रहिएगा प्लीज। जो भी पीसी बैच में इनरोल्ड हैं, तो जो भी नोट्स आपको मिले हुए हैं तो उनको प्लीज रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हार्ड था आज वाला मार्क, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो जो लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, चाहे पीसी बैच की क्लासेस हो, ठीक है, या फिर टेस्ट की क्लासेस हो, अभी ये मॉक चल रहा है, मॉक की क्लासेस हो, 100% आप अच्छा करके आएगो, ये मेरा वादा है कंप्यूटर में। ठीक है ना, कंप्यूटर की वजह से आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा। बिल्कुल, टेक केयर सभी, अपना ध्यान रखिए। टेक्नीशियन के लिए साइंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। नया साल भी आने वाला है, और ठीक है, नए साल पर तमाम सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो कि उसका भी सरप्राइज जो है वो परमार सर के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे क्या होंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। फिलहाल सीजीएल मेंस जो भी देने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। कंप्यूटर के साथ साथ सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।